नमस्कार, मैं अभय प्रताप सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय मिश्रा टैनी। नमस्कार। उनके साथ आज हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल, 2010 में संसद रत्न एक पुरस्कार शुरू किया गया। आप उत्तर प्रदेश के पहले सांसद हैं 2010 से अब तक जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। सवाल मेरा ये है कि आप राजनीति में कैसे आए और किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का एक सूखा था संसद रत्न के लिए, उसको आप तोड़ पाए। देखिए, मैं राजनीति में 98 में करीब आया हूँ और संगठन में हमने काम किया। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री भी रहा हूँ, जिले का अध्यक्ष रहा हूँ और उसी दौरान हमने जिला सहकारी बैंक का चुनाव एक लड़ा था, उसका भी मैं वाइस चेयरमैन बना। फिर उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव हमने लड़ा, जो मैं उत्तर प्रदेश में 2-3 लोग जो अधिकतम वोटों से जीते थे, उतने अंतर से हमने चुनाव जीता था। उसके बाद फिर पार्टी ने हमको विधानसभा का चुनाव लड़ाया 2007 में, फिर 2009 में लोकसभा का लड़ाया, फिर 2012 में विधानसभा का लड़ाया, 2014 में लोकसभा और 2019 में मैं विधायक भी बना 2012 में, और 2014 और 2019 में मैं सांसद बना। तो इस दौरान हम पहले तो राजनीति में मेरा कोई वो नहीं था, मैं काफ़ी समय बाद में आया। शुरू से राजनीतिक रुचि नहीं थी, लेकिन ये था कि जब जो जहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ रहीं उनको मैंने ठीक से निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति बनी, चाहे वो विधानसभा का हमको मंच मिला हो या लोकसभा में मुझे अवसर मिला, तो मैंने प्रश्नों के द्वारा, कमेटी में अपने परफॉर्मेंस के द्वारा, लोकसभा में क्वेश्चन के द्वारा, नोटिस के द्वारा, ऐसे इस तरह से काम किया जिससे हमारी जहाँ अटेंडेंस भी 90, 92, 93, 94% है लगातार। ऐसे है क्वेश्चन भी 483 मैंने पिछले कार्यकाल में उठाए, अभी भी हमारे 142 क्वेश्चन एक साल में हो चुके हैं और 58 से ज़्यादा डिबेट है। पिछले 5 साल में मैंने 259 डिबेट लोकसभा में किए हैं। कई प्राइवेट मेंबर बिल भी, पहले 10 प्राइवेट मेंबर बिल, इस बार भी 4 प्राइवेट मेंबर बिल हो गए हैं, रेजोल्यूशन उठाए हैं। उसके साथ साथ हमने लगातार ये प्रयास किया है कि अपनी जो उपस्थिति है उसके माध्यम से गवर्नमेंट के हमारे जो बिल आए उसमें भी सहभागिता की है। अन्य विषयों पर जो नियम 193 की चर्चा हो, ऐसे आधे घंटे की चर्चा हो, अलग अलग प्रश्नों पर हमने हमेशा एक सक्रियता से भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमको 2-3 फायदे हुए। एक तो ये हुआ कि लोकसभा में काम करने का अवसर मिला, जिससे कामकाज करने की एक शैली से भी परिचित हुआ और जानकारी के अनुसार फिर काम भी किया, और उसके परिणाम स्वरूप जो बड़े नेता थे उनसे अपने क्षेत्र में भी मुझे विकास के कामों में भी मदद मिली। और उसी के कारण हमको लोकसभा में पिछले वर्ष में जब ये हमारा जो इसमें था साउथ अफ्रीका में एक हमारे कॉमनवेल्थ को लेकर के कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें भी भेजा गया था। और अभी यूपी की विधानसभा में पिछले वर्ष 16 जनवरी को एक कार्यक्रम कॉमनवेल्थ इंडियन ग्रुप का हुआ था, उसमें भी मैं लोकसभा का एक प्रतिनिधि था। राज्यसभा के हमारे वो त्रिवेदी जी थे, जो सुधांशु त्रिवेदी जी, तो हम लोगों ने वहाँ भी परफॉर्म किया। उसके साथ ही साथ यूरोपियन पार्लियामेंट जो हमारी है, जो सभी देशों को सम्मिलित वहाँ पर बनाई है, तो एशिया यूरोप ग्रुप का एक वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, जिसमें मुझे भारत का जो हमारा डेलीगेशन था उसकी हमारी लीडरशिप में वो गया, और वहाँ के मंच को पर भी मुझे बोलने का अवसर हमारे देश ने प्रदान किया। और देश के विषय में जिस तरह से हमारा सोच है और जो हमारे फॉरेन पॉलिसी है, उसके आधार पर हम लोगों ने वहाँ पर बात रखी। तो इस तरह से, इसी तरह मैंने विधानसभा में भी काम किया था। तो इसी परिणाम स्वरूप धीरे धीरे राजनीतिक रूप से एक सक्रियता रही है। बाकी राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी पहले से कोई नहीं थी, संगठन में आया और उसके बाद पार्टी ने चुनाव लड़ाया और काम करने का अवसर मिला उसको। इन्हीं कार्यों के कारण आपको संसद रत्न चुना गया। हाँ, मेरे ख्याल में यही होगा। तो मुझे, क्योंकि उसके बारे में तो सूचना जब मिली तो सीधे उन्होंने बताया, और वो शायद 20 मार्च को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो कार्यक्रम होना है, तो उसमें करेंगे। सर, मेरा सवाल उद्योग धंधों को लेकर है। लखीमपुर खीरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की ये समस्या है कि एक इतना बड़ा स्टेट है, इसके बाद भी जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं
जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए बाहरी प्रदेशों में जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, योगी सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काफ़ी सारे कार्य कर रही है। सवाल मेरा ये है कि आप लखीमपुर खीरी को कोई ऐसी योजना हो या जिस पे कोई प्रोसेस चल रहा हो कि कोई उद्योग धंधा बड़ा जिससे कि लखीमपुर खीरी में लगे और वहाँ की प्रतिभाएं बाहर पलायन न करें, अपने क्षेत्र में कार्य करें। देखिए, लखीमपुर जनपद जो है वैसे भी काफ़ी विकसित जनपद है। लखीमपुर जनपद में अगर आप उद्योग धंधे की बात करें तो ये ज़िला पूरे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक रूप से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला है। गोवा स्टेट के लगभग बराबर हमारी जो है वो क्षेत्रफल है लखीमपुर जनपद का। और लखीमपुर जनपद खेती की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ कृषि भूमि वाला ज़िला है। पानी हमारे यहाँ बहुत ऊपर है और इस कारण हमारे यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, गन्ने की, धान की, गेहूँ की, लाही की, ऐसे खेतियों के साथ साथ मसाले की खेती, सब्जियों की खेती और अब स्ट्रॉबेरी वगैरह ऐसे जो हमारे विदेशी फल और सब्जी हैं उनकी भी खेती प्रारंभ हो गई है। तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से लखीमपुर बहुत ही परिपक्व जिला है और जो फूड प्रोसेसिंग की हम योजना लेकर के चल रहे हैं उसका भी प्रभाव धीरे धीरे हमारे यहाँ बढ़ने लगा है। लेकिन उद्योग धंधों की भी अगर बात करें तो लखीमपुर जनपद उद्योग धंधों की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध जिला है। हमारे यहाँ 10 बड़ी चीनी मिलें हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भी चीनी मिलें हैं, सरकारी चीनी मिलें हैं और पूरे देश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन लखीमपुर जनपद करता है। और उसके अलावा 1000 से ज़्यादा हमारे यहाँ छोटी लघु इकाइयाँ हैं गुड़ बनाने की और 125 से अधिक राइस मिलें हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उद्योग धंधे और खेती उस दृष्टि से हमारा ज़िला एक बहुत ही समृद्ध ज़िला है। हमारे यहाँ से जो बाहर काम करने के लिए लोग जाते भी हैं तो वो स्किल्ड लोग होते हैं। उनको अगर ये लगता है कि हाँ कहीं पर उनको अवसर मिल रहा है तो प्रोग्रेस के लिए वो जाते हैं। वो किसी रोज़गार की कमी की वजह से नहीं जाते, वो अपने को और आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा का और अधिक सम्मान हो सके, उनको एक अच्छा मंच मिल सके इसलिए करते हैं। क्योंकि इसमें हमने अभी स्किल डेवलपमेंट का भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है। हमने पिछले 6 साल में 12,000 बच्चों को स्किल्ड किया है। इस समय भी 3,000 बच्चे जो हैं वो हमारे अलग अलग संस्थानों में अलग अलग ट्रेड में शिक्षित हो रहे हैं और उसमें 1300 लड़कियां हैं। ये जान करके आपको बहुत खुशी होगी। और वो 12,000 में भी 6 से 7,000 तक बच्चे वो अपना कायदे से जो उनको था वो उनका हो गया है, संबद्ध हो गए हैं और अब वो अपने काम को ठीक ढंग से कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से कई जो स्किल्ड बच्चे हैं उनको अगर लगता है कि हाँ बाहर कहीं उपयोग है उनका, कोई ऐसी ऑटो में मोटिव वाली है, एजेंसी है या किसी अन्य बिजनेस में जाना चाहते हैं या स्वयं का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो वो अपनी प्रोग्रेस और उन्नति के लिए अगर उनको कहीं दूसरी जगह अवसर मिलता तो जाते हैं। रोज़गार की कमी हमारे यहाँ नहीं है। और अभी आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो जिक्र किया तो लखीमपुर जनपद उन सौभाग्यशाली जनपदों में है जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ गुड़ को भी एक प्रोडक्ट के रूप में स्वीकार किया गया है और दूसरा हमारा जो जंगल का क्षेत्र है, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो उस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जनजाति के लोग रहते हैं जिन्होंने शिल्प के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो शिल्प भी हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट में लखीमपुर जनपद है, इसलिए रोजगार की ऐसी कोई हमारे यहाँ समस्या नहीं। सर, आपने चीनी मिलों का जिक्र किया, आपने बताया 10 चीनी मिलें हैं। मेरी कुछ वहाँ के स्थानीय मित्र हैं, मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, किसान हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं। उनका कहना है कि पिछला भुगतान बजाज चीनी मिल का उन्होंने जिक्र किया, अभी तक नहीं हो पाया है और नया गन्ना जा रहा है और ये समस्या रही भी है। इसको आप किस हद तक दूर देखिए, इसमें आपको ये देखना होगा कि जो हमसे पहले की प्रदेश की सरकारें थी उन सरकारों के समय में 2-2, 3-3 साल का बकाया रहता था। हमारी सरकार ने एक नई ऐसी नीति अपनाई है जिससे चीनी भी बिके और गन्ने का भुगतान भी हो। हमने जहां अलग अलग तरीक़ों से किसानों के भुगतान के लिए पैसा दिया है, वहीं पर सब्सिडी के माध्यम से भी चीनी जो बिकेगी, अभी जैसे चीनी का हमारे पास जो भंडारण है पूरे देश में वो 3 करोड़ 20 लाख टन का है मीट्रिक टन। हमारी ज़रूरत है 2.5 लाख मीट्रिक टन की, तो उसके 70,000 मीट्रिक टन जो चीनी है वो हमारे पास फालतू है। तो उसका इसलिए बिक्री नहीं हो पाती क्योंकि हमारे यहाँ जो चीनी बन करके तैयार होती है
उसका मार्केट रेट, हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो 30 से 31 रुपया किलो पड़ता है, जबकि पूरी दुनिया में जो चीनी का भाव है वो 22-23 रुपये किलो है। तो हम उसको बेचने के लिए भी सब्सिडी देते हैं और वो सब्सिडी भी सीधे किसानों के खाते में दे रहे हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप आज ये स्थिति बनी है कि हम लगभग गन्ने का भुगतान करने की स्थिति में ठीक आ गए हैं। कई चीनी मिलों ने इस वर्तमान जो हमारा सत्र चल रहा है इसके भी भुगतान प्रारंभ कर दिए हैं। और बजाज चीनी मिलों का भी मेरे ख्याल में ये जो हमारा 28 फरवरी है उससे पहले ही पूरा भुगतान हो जाएगा और आगे भी ये समस्याएं चीनी मिलों को ना आए। तो ये अभी हमने बजट में आपने देखा होगा कि बजट में हमने एथेनॉल की जो पॉलिसी है उसको बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी पर जो इम्पोर्ट होता था उस पर हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और उसको करके कि जिससे एथेनॉल का आयात कम हो, इम्पोर्ट कम हो और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे यहाँ एथेनॉल बनता है उसकी खपत हम अपने पेट्रोल में कर सकें। पेट्रोल में हमने 10% उसको मिलाने की भी छूट सरकार ने बजट में की है और इस योजना को बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की हैं उसका प्रभाव आपको अगले सत्र तक दिखेगा। योगी जी की सरकार ने जिस तरह से केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम किया है, हम लगभग गन्ने की स्थिति को ठीक कर ले आए हैं और ज़्यादा चीज़ जो बहुत दिन की बिगड़ी हुई स्थिति थी उसको ठीक करने में ये समय लगा है। अगले वर्ष तक हम नियमित भुगतान करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब मैं सर बात करूंगा स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर। मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार, स्वास्थ्य पर फोकस काफ़ी ज़्यादा है, वो इस बार बजट में भी दिखाई दिया। लेकिन और आपके लखीमपुर की बात करें तो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ लेकिन ज़मीन को लेकर काफ़ी समय से वहाँ विवाद चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है? और मांग उठती रही है कि गोला में कोई VIP अस्पताल नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा ना कि लखीमपुर जैसे मैंने कहा शुरू में कि एक बड़ा ज़िला है और पहले की जो सरकारें थीं उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र को उतनी अहमियत नहीं दी। अगर आप 2013-14 का बजट देखेंगे तो केवल 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन स्वास्थ्य के क्षेत्र में था। हमने उसको 6 साल में बढ़ा करके 2,37,000 करोड़ किया। आप सोचिए उससे 10 गुना से ज़्यादा हमने हेल्थ का बजट बढ़ाया। पिछली बार 94,000 करोड़ था, अब कि हम उसको 2,37,000 करोड़ लाए हैं। 137% का उसमें हमने वृद्धि किया है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हेल्थ पर हमने विशेष ध्यान दिया है और उसी के क्रम में जो मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं और उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र 2019 में दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हर 3 लोकसभा में के क्लस्टर में एक मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे। और उसी क्रम में मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ अलग अलग तरह की भी जो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, जिसे हमने मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, 2016 में बनना प्रारंभ हुआ था, वो बन करके कंप्लीट है, बहुत जल्दी हैंड ओवर होने वाला है। पूरा फुल AC हॉस्पिटल है और केवल बच्चों और माँ के स्वास्थ्य के लिए है। ट्रामा सेंटर है। आयुष के हमने 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, वहाँ पर हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट, पूरे देश में केवल 6 पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, उसमें भी लखीमपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश में एक ही हुआ था, वो लखीमपुर जनपद में हुआ था। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज की आपने बात की, उससे पहले हमने CT स्कैन की मशीन वहाँ पर लगाई। 1 रुपये में हमारे यहाँ CT स्कैन होता है। और डायलिसिस सेंटर बन रहा है, वो भी तैयार हो रहा है। TB सेंटर में लखीमपुर में हमने बहुत उसमें काम किया है, जिससे TB के रोगियों की जांच करके उनको पहचान करके उनको किस तरह से स्वस्थ करना है, उस पर हमने बात किया है। इसके अलावा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों की वहाँ पर नियुक्ति हो सके, वहाँ पर ज़रूरी स्टाफ पहुँच सके, इसके लिए काम किया है। जहाँ तक गोला की अगर आप बात करें तो गोला में तो शहर में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और उसके अलावा भी आसपास कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ 10 किलोमीटर के अंदर हॉस्पिटल ना हो। और पहले के समय में जिस तरह से होता था उसमें बहुत बड़ा बदलाव अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने पोषण की योजना हो, उसके माध्यम से जहां गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक भी किया है, उनके पोषण के साथ साथ बच्चों की जो पोषण की ज़रूरत थी कि उनमें किसी तरह का कुपोषण ना आए, उसके लिए भी लगातार हमने जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए हैं, मीटिंगें भी की हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए जिस तरह से हमने अपने ज़िले में काम किया है, उसके अलावा संस्थागत प्रसव हो, उसके लिए भी हमने काम किया। तो अब हमारे ज़िले में लगभग 90% प्रसव संस्थागत हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में हमको मदद मिली है। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के और महिलाओं की जो
गर्भावस्था में या शिशु को जन्म देते समय जो मृत्यु हो जाती थी, उस पर भी हमको रोक लगाने में मदद मिली है। इस तरह से लगातार स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक भी हुए हैं और उस पर हमने काम किया है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज का हमारे यहाँ टेंडर हो गया है। अभी असल में ये था कि मेडिकल कॉलेज में शुरुआत में ज़मीन का थोड़ा सा वो ये था कि हमने पहले सरकारी ज़मीन दी थी, लेकिन वो ज़मीन एक अच्छी जगह पर नहीं थी। वो एक देवकली गांव पड़ता है और एक लिंक रोड पर थी। उसी दौरान कुछ लोग आए जिन्होंने ये कहा कि हम आपको ज़मीन जो है दान कर देंगे मेडिकल कॉलेज के नाम पर। वो ज़मीन जो थी हमारी लखीमपुर से जो स्टेट हाईवे है पलिया के लिए, दुधवा नेशनल पार्क को जाता है, उसके ऊपर थी। तो उस नाते वो एक अच्छी ज़मीन मिल रही थी और एक अच्छी लोकेशन पर मेडिकल कॉलेज आ जाता। तो उसके लिए सरकार ने कहा भी था, उनको कहा गया कि फिर आप रजिस्ट्री कर दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्री के बिना वहाँ पर संभव नहीं था। तो उन्होंने लेकिन फिर रजिस्ट्री नहीं किया। तो इसलिए फिर अब हम अपनी सरकारी ज़मीन पर ही उसको बना रहे हैं। उसका टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया है, क्योंकि उसका जो हॉस्पिटल बनना है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही बनेगा। ये सभी जो हमारे जो ये 75 मेडिकल कॉलेज बनेंगे, उनके लिए योजना यही है कि जो जिला चिकित्सालय है उसको ही बड़े हॉस्पिटल में, तो लखीमपुर जनपद का अभी तक जो हॉस्पिटल 215 बेड का था, उसको हम 500 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। और वो काम शुरू हो गया है, वो टेंडर भी हो गया और काम शुरू हो गया है। सर, जब जनता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है तो उसके जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, सड़क हो गई, स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, बिजली आदि की समस्या हो गई। आपने स्वास्थ्य पे विस्तार से चर्चा की। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा सड़क की समस्या को लेकर। उत्तर प्रदेश की सड़कें खस्ता हाल थीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह का यही हाल था। लखीमपुर खीरी में वो समस्या आप किस हद तक दूर कर सके हैं? और बड़ा सवाल NH 730 को लेकर एक बड़ा मुद्दा था, उसकी प्रोग्रेस है। देखिए, अभी आप अगर लखीमपुर जाएंगे, और मैं कहूँगा लखीमपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में सड़कों के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने लगभग सड़कों में इतना ज़्यादा उसमें आवंटन किया है और सरकार ने भी आवंटन किया कि लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है। एक्सप्रेस वे हो, अलग अलग हमारे जो सागरमाला योजना हो, इस तरह से, और उसके साथ साथ केंद्रीय सड़क निधि, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करना, ये सब काम बहुत बड़े पैमाने पर हुए हैं। लखीमपुर जनपद सड़कों के मामले में एक सक्षम जिला है। हमारे यहाँ पहले से एक नेशनल हाईवे था जो 730 जिसका जिक्र आपने किया, उसका चौड़ीकरण होना है। और चौड़ीकरण में ये चूंकि जंगल से घिरा हुआ इलाका है, इसलिए फॉरेस्ट के लोगों को कुछ उसमें आपत्ति थी। जो NOC हम लोगों को लेनी थी, वो NOC हमको प्राप्त हो गई है और वो काम भी प्रगति पर है। और वो सड़क चौड़ी होकर के 10 मीटर चौड़ी सड़क वो हो रही है, और उसके साथ ही वो नेशनल हाईवे पूरा बनना प्रारंभ हो गया है। दूसरा जो एक और उपलब्धि है लखीमपुर के लिए, वो ये है कि हमको एक नया नेशनल हाईवे मिला है 731। 730 तो पहले का है, पीलीभीत बस्ती राजमार्ग। ये हमारा नया है जो पलिया से शाहजहाँपुर होते हुए NH 24 से ये जुड़ेगा, और इस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। और इसके अलावा केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से शारदा नगर से ढकरवा चौराहे के बीच में एक 48 करोड़ रुपए से हमने एक बहुत बेहतरीन सड़क बनाई है। जो पचपेड़ी घाट का एक पुल था हमारे यहाँ, जिसकी मांग बड़े लंबे समय से होती थी, वो पुल बनना संभव नहीं था। उस सड़क को बनाने से उसका वैकल्पिक रास्ता हम लोगों को मिल गया। इसके अलावा पलिया से गौरीफंटा के बीच में हमने एक सड़क बनाई जो बॉर्डर तक जाती है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की अगर बात करें तो 200 से ज़्यादा सड़कें पिछले 6 वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी है। और हमने 500 की आबादी तक के सभी गांवों और मजरों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया है। अब हम तीसरे फेज में 250 की आबादी के गांवों को भी सड़कों से जोड़ रहे हैं। लेकिन लखीमपुर जनपद में शायद इक्के दुक्के गाँव ही बचे हैं जो मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने एक, ये समझिए उनकी एक स्वर्णिम योजना के तौर पर उसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश के साथ ही देश भर के कई ऐसे गांव थे आज़ादी के बाद से अब तक जहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लखीमपुर में भी थे। तो उनकी आपकी लोकसभा में उसकी क्या प्रगति है? कितने गांव ऐसे थे जहां तक आप बिजली पहुंचा सकें और लोग आज अंधेरे में नहीं जी रहे? देखिए, हमारे यहाँ 2-3 बहुत बड़ी समस्याएं थी जिनको लेकर मैं चुनाव के समय में हमने बात की थी। एक तो हमारे यहाँ बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या थी।
बाढ़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आती थी, और बिजली की अगर बात करें आप तो 4000 से ज़्यादा गांव और मजरे ऐसे थे जहाँ पर बिजली नहीं थी। मैंने उसी समय ये संकल्प लेके कहा था कि दोबारा जब मैं चुनाव लड़ने आऊँगा तब तक हमारे ज़िले में कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर हम बिजली और रोशनी पहुँचा न दें, और बाढ़ के लिए भी हम नियंत्रण करने का काम करेंगे। आज मैं बहुत ही संतोष के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि हमने बाढ़ पर भी नियंत्रण पा लिया है। अब 2-4 ऐसी छोटी छोटी जगहें रह गई हैं जिन पर भी काम प्रारंभ हो गया है, टेंडर हो गया है। बाढ़ अब हमारे ज़िले में नहीं आती है। दूसरा, जो बिजली की बात थी उसमें हमने पूरे ही गाँवों को हमने विद्युतीकरण कर दिया है, और उसके साथ साथ केवल वही व्यक्ति भले छूटे होंगे, नहीं तो हमने पूछ करके हर घर को कनेक्शन दिया है। कोई घर भी ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा हो कि हम बिजली लगाना चाहते हैं और उसके यहाँ ना लगी हो। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती हमारे यहाँ एक और थी कि हमारे यहाँ करीब 15 गांव ऐसे हैं जो जंगलों में बसे। वहाँ पर बिजली की लाइन और खंभों को पहुँचाना संभव नहीं था, क्योंकि 15-15 किलोमीटर तक बीच में कुछ भी नहीं था। वहाँ पे 15 गाँवों में मैंने सोलर प्लांट लगा करके उन गांवों को भी प्रकाशित कर दिया है। अब मेरे ज़िले में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली ना हो। और घर, अगर आप प्रधानमंत्री शहरी आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की बात करें तो उसमें भी हम उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास में हमने 22,000 से ज़्यादा घरों को बनाया है। 1 लाख घर हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनाए हैं। 4.5 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए हैं। 5 लाख फ्री गैस के सिलेंडर लखीमपुर जनपद में हमने दिए हैं। उसके अलावा हमारा जो आयुष्मान भारत का आपने जिक्र किया, उसके 3,65,000 परिवार लाभार्थी हैं। उनको हम कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। जिन लोगों के पास गोल्डन कार्ड नहीं है, अभियान चला करके, कैंप लगा करके उनको कार्ड भी देने का काम हम करते हैं। और विभिन्न जो हमारी सामाजिक सहायता की योजनाएं हैं उन पर भी हमने काम किया है। उसमें हमारी चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो और दिव्यांग पेंशन हो, उस पर भी काम किया है। उसके अलावा 3 बार भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लॉक में लगा करके दिव्यांगों को हमने उनको जो साइकिल होती है वो ट्राईसाइकिल दी है। उसके अलावा अन्य बैसाखी है, चश्मा है, कान की मशीन है। इन सब चीज़ों को देने के अलावा हमने कुछ, जिसमें सांसद को अपनी निधि से सहयोग करना होता है, उसको करके हमने मोटराइज ट्राईसाइकिल भी दी है। और सांसद निधि का पूरा उपयोग हमने अपने क्षेत्र में रपटा पुल, सड़क, खड़ंजा, नाली, ऐसे हैंडपम्प, सोलर लाइट, नेडा के द्वारा सोलर लाइटें ऐसे लगा करके हमने पूरे तरीके से इसको भी किया है। और इसके अलावा एक सरकार की हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने का प्रयास और इच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी की थी। हमने अपने लखीमपुर जनपद में 1 लाख से अधिक महिलाओं को राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है और उनका प्रशिक्षण भी कराया है। अब लखीमपुर जनपद की महिलाएं दूसरे ज़िलों में जाकर के प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं। उसके अलावा अपने अपने जो उनके स्वयं सहायता समूह हैं उनकी ट्रेनिंग भी होती है। उसका एक ट्रेनिंग सेंटर भी हमने बनाया जो हमारे लखीमपुर मुख्यालय पर है। वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देने, उनके रहने, ऐसे जब ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग ट्रेड में आएंगे तो उसके सब चीज़ों की व्यवस्थाएं हम लोगों ने किया है। और इसके अलावा जो दूरस्थ क्षेत्र थे, जो हमारे चंदन चौकी है, जो हमारे एसटी बेल्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स जो लोग थे वो शहर से काफ़ी दूरी है, जैसे मैंने बताया क्षेत्रफल बहुत अधिक है, तो वो दूरी मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर है। और जो पलिया उनके पास का एकदम हॉस्पिटल पड़ता है वो भी 30 से 35 किलोमीटर। तो वहाँ हमने छोटे छोटे ऐसे केंद्र बनाए हैं 6-6, 7-7 गाँव पे, जहाँ पर संस्थागत प्रसव की सुविधा दी है। तो वो भी 4 महीने के अंदर ऐसे 90 महिलाओं का संस्थागत प्रसव वहाँ पर भी किया गया है। इस तरह से संवेदनशीलता से लोगों की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के प्रयासों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पूरा आमूल-चूल परिवर्तन आपको लखीमपुर जनपद में मिलेगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं कहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जो अध्यापक हैं, हमको जो टीम मिली है, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। जो हमारे जो सरकारी विद्यालय होते हैं बेसिक शिक्षा के, उसके इनरोलमेंट की बात अगर करें आप, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट लखीमपुर जनपद में हुआ है उन बच्चों का। और अगर आप स्कूलों की स्थिति देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितने अच्छे तरीके से उसमें पढ़ाई लिखाई हो रही है। सर, हम बात करेंगे गोला गोकर्णनाथ की। एक आध्यात्मिक शहर माना जाता है
वहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है, हरड़क्लेश मंदिर है। बोला मान्यता है ऐसा स्थानीय लोगों की कि ये प्राचीन समय में रावण के द्वारा स्थापित शिवलिंग है वहाँ पर। सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर्यटन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्या गोला गोकर्णनाथ को एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाया जाए, ऐसी कोई योजना आपकी तरफ से? नहीं, इसमें है योजना है, और प्रदेश सरकार को हम लोगों ने इस बात को यहाँ भी रखा है, लेकिन वो प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आएगा तो यहाँ से उस पर कार्रवाई होगी। वहाँ के सरकार ने भी उसको लिया है संज्ञान में। वहाँ पर एक देवकली स्थान है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज जिसके पास में बनना है, वहाँ पर ये बताते हैं महाभारत के समय में जो तक्षक नाग था उसको भस्म करने के लिए यज्ञ हुआ था, और गोला का स्थान है। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि तुलसीदास जी की कर्मस्थली भी रही है। उस सब चीज़ों को लेकर के, और उसके साथ साथ दुधवा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व के रूप में है ही है, तो पर्यटन के रूप में विकसित हो उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। सर, रेलवे को लेकर मैं सवाल करूँगा। रेलवे ब्रॉडगेजिंग का कार्य वहाँ पर हुआ है जी, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है स्थानीय स्तर से कि अभी ट्रेनों का जो संचालन होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का ट्रेन नहीं हो रहा। देखिए, ये बात सही है कि लखीमपुर जनपद में मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। जब मैं 2014 में यहाँ लोकसभा में आया था तो मैंने जो पहला प्रश्न पूछा था, वो मेरा पहला प्रश्न बहुत जल्दी लग गया था। 7 जुलाई 2014 की घटना है। मेरा प्रश्न लोकसभा में लगा और वो प्रश्न रेलवे से संबंधित था। मैंने प्रश्न इसलिए लगाया था कि 2012 में 12-13 में जो इस समय कांग्रेस के नेता हैं अपने अधीर रंजन चौधरी जी, ये उस समय राज्य मंत्री होते थे रेल के, और इन्होंने वहाँ पर जा कर के रेलवे की लाइन कन्वर्जन के लिए इन्होंने वहाँ पर शिलान्यास किया था, लेकिन वहाँ पर काम नहीं शुरू हुआ था। तो मैंने 7 जुलाई 2014 को जब यहाँ ये प्रश्न उठाया तो तत्कालीन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जी ने कहा कि इस तरह की कोई योजना लखीमपुर के लिए नहीं है। ऐसे तो 300 से ज़्यादा चुनावी शिलान्यास कांग्रेस की सरकार ने किए थे। इनके लिए ना तो केवल कोई बजट है, ना इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है। तो फिर उसके बाद मैंने प्रयास किया और अगले सत्र में वो हुआ, तो वो रेलवे का कन्वर्जन हुआ। और अब इस समय जो कोविड से पहले हमारी 4 जोड़ी ट्रेनें चल रही थी, जो कुछ 2 लखनऊ तक आती थी और 1 ट्रेन गोरखपुर जाना और आना, ऐसे करके ये चल रहा था। लेकिन कोविड के दौरान पूरे देश में रेल यातायात प्रभावित हुआ, उसके कारण कुछ समस्या थी। लेकिन उसके बाद अभी जो है 2 ट्रेनें चल रही हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो अब हमारी जो मैलानी तक है वो इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है, तो अब इलेक्ट्रिक से ही ट्रेन वो चलेंगी। क्योंकि ये जैसे आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये तय किया है, हमारी भारत की सरकार ने ये तय किया है कि 2023 तक हम सारे डीजल इंजन हटा लेंगे, इलेक्ट्रिक इंजन कर देंगे, और 2030 तक हम इलेक्ट्रिक इंजनों की जगह भी सोलर एनर्जी से चलने वाले इंजनों को स्थापित कर देंगे, जो पूरी तरह से पर्यावरण के मित्र भी होंगे और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे इस दृष्टि से। तो उस नाते इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है और वो ट्रेनें भी चल रही हैं। इसके अलावा एक हमारे यहाँ रेलवे लाइन और है मैलानी से बहराइच, जो दुधवा नेशनल पार्क के कारण उसका जो है वो मीटर गेज से कन्वर्जन नहीं हो पाया। तो उस पर अब ये बात हो गई है, रेल मंत्री जी ने भी उस बात को स्वीकृति दे दी है कि मैलानी से नानपारा तक वो उसी मीटर गेज की रेल लाइन पर चलेगा। मोदी सरकार ने देश की कई ऐसी जो समस्याएं थी जिसका समाधान निकाला, चाहे वो अयोध्या सीमा का मुद्दा हो, इसी सरकार में सॉल्व हुआ, और उम्मीद थी कि यही सरकार कर पाएगी, जनता का ही भरोसा था। अभी कश्मीर से 370-35A का खात्मा हो, 3 तलाक हो, या फिर कानून लाना हो। लेकिन सर इस बीच पिछले कुछ सालों से देश में एक सबसे बड़ी समस्या बनकर के उभरी है और लोगों मांग कर रहे हैं उसके लिए, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसके पीछे रीजन भी बहुत सारे हैं। एक तो जनसंख्या देश की इतनी बढ़ती जा रही है कि संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, जनसंख्या का विस्फोटन हो रहा है। दूसरा इसके पीछे रीजन है देश के कुछ क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना हो, रामपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हों, आसाम के हों, केरल के हों, जहां कथित अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय की मैं सीधे बात कर रहा हूं, वो लोग जहां हिंदू
कम होते जा रहे हैं उनके ऊपर हावी होते जाते हैं। यही कारण है पलायन की समस्या, जिस इनके कारण हिंदुओं को अपने ही देश में करनी पड़ती है। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं, एक तो संसाधनों की कमी ना हो, दूसरा हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक ना हो, प्रताड़ित ना हो, पलायन को मजबूर ना हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आपकी क्या राय है? क्या कानून आना चाहिए और आप अपनी तरफ से अगर बिल आता है तो समर्थन करेंगे या प्राइवेट बिल पे, जैसा भी आप? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो आपने शुरू में जो जिक्र किए धारा 370 है, या भगवान राम का भव्य मंदिर है, या नागरिकता संशोधन विधेयक है, या हमारी जो नई शिक्षा नीति लाने की बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी ये हमारी सरकार के एजेंडे में 1952 से ही शामिल है। ये हमारा दुर्भाग्य था कि देश में एक ऐसी सरकार आज़ादी के बाद आई जो इस देश का विकास विदेशी तर्ज पर करना चाहती थी, जबकि वास्तव में अपनी परंपरा, अपने ज्ञान, अपनी जो हमारी संस्कृति होती है, उसी के आधार पर कोई समाज और व्यक्ति या देश विकसित हो सकता है। इसी के कारण ये सारी जो आपने बातें कही, जो इस तरह की स्थितियां आ रही हैं कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, या जो ऐसी कठिनाइयाँ जो हमारे सामाजिक समुदाय हैं उनमें जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब एक तरह से राजनीतिक रूप से इन लोगों का प्रयोग तत्कालीन सरकारें करती रहीं, इनको लड़ा करके वोट लेती रहीं। जो वास्तव में काम थे उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज भी आप देख रहे हैं कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्र सशक्त हो रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता देश से लेकर विदेशों तक में बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक रूप से मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे, भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर पा रहे, वो ईर्ष्या द्वेष के कारण विरोध की ऐसी स्थितियों में आ जाते हैं जो हास्यास्पद हो जाती है। लगने लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, या कई बार लगता है कि इनको कोई जानकारी नहीं। तो ये जो इस तरह की स्थितियां आई हैं वो इसलिए आई हैं क्योंकि राजनीतिक रूप से वोटर को केवल इतना ही माना गया कि हाँ ये वोट देने के लिए है और हम सत्ता में आने के लिए हैं। ये परिवर्तन अब आ रहा है, उसको हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने ये भी एक हमारा प्रयास है कि जो बालिकाओं की विवाह की उम्र है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, उसका भी, क्योंकि 56 जो शिक्षित लोग हैं, जब हम लोगों ने जो उसका पूरा आकलन किया है उसमें 56% ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके एक ही बच्चा है। और हमारा एक फार्मूला होता है 2+2 जनसंख्या नियंत्रण के लिए। अगर 2+2 की स्थिति आ जाती है तो जनसंख्या एक तरह से स्थिर हो जाती है। मैं इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग शिक्षित लोग हैं और जो समझदार हैं, जो इन बातों को समझ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, उसमें कई लोगों ने अपने आप ही इस तरह की अपने लिए सीमाएँ तय की हैं कि हम 2 से ज़्यादा बच्चों को ना पैदा करें। भारत सरकार का मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, लेकिन कई आवाज़ें उठती हैं जी, मैं उस पर अभी कह रहा हूँ, अल्लाह की देन है। नहीं, अब देखिए यही हम कह रहे हैं, ये एक तरह से भारत एक अलग तरह का देश है। भारत में जैसे दूसरे देशों में आप जाएंगे, किसी यूरोपीय कंट्री में जाइए, अमेरिका में जाइए, तो वहाँ पर अगर आप किसी बात को एक कहेंगे तो एक बात को वो आदमी समझ लेगा, पूरा देश समझ लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 स्तर होते हैं, बौद्धिक स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। हमारे यहाँ बौद्धिक स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक तरफ आप बात कहेंगे तो दूसरे व्यक्ति को, कई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उनके विषय में मैं अभी बात आपसे करता हूँ। लेकिन जो जनसंख्या नियंत्रण का सरकार का फार्मूला है कि कैसे हम नियंत्रण करना चाहते हैं, तो उसमें हमने जहाँ आपको बताया 2+2 का, लोगों को शिक्षित करने का, जागरूक करने का, उसके साथ साथ महिला नसबंदी के अलावा पुरुष नसबंदी पर उस पर भी हम लोगों ने विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है। इसके अलावा जिस तरह से सरकार के प्रयास हैं उनको करने के अलावा बालिकाओं की जैसे शिक्षा अच्छी हो, शादी की उम्र अधिक हो, तब लोग जब समझदार हो जाते हैं तो काफ़ी चीज़ों को अपने आप मेंटेन कर लेते हैं। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है, तो अब ये देश है, इसमें सभी लोग रहते हैं, ये सब समस्याएं कई जगहों पर आती हैं, सरकार अपने तरीके से उसका निस्तारण भी करती है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनमें ये बातें हो सकती हैं, कहीं से कुछ जगहों पर आती होंगी, लेकिन जहां आती हैं उनको हम प्रयास करते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं जो कहते हैं अल्लाह की देन है या ये है, तो वो उनका अपना सोच है। कुछ लोग अभी तक उसी मानसिकता में जी रहे हैं। अभी जैसे आप देखते ही हैं कि
इतना ये बजट आया। अब जैसे ये तो लोग हैं, उनको सामान्य लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आप संसद सदन में देखिए तो हमारे कांग्रेस के नेता हैं जिनके मन में था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा राज्य आने ही आना है। ऐसे लोग वो केवल ना बजट समझते हैं, ना बजट पढ़ पाते हैं, न बोलते समय उनकी सुई केवल एक ही जगह अटकी रहती है कि सब कुछ मोदी जी जो कर रहे हैं केवल 2 ही 3 लोगों के लिए कर रहे हैं। तो और पूरे देश में एक जो मोदी जी की लोकप्रियता है, हर चुनाव में जो परिणाम आता वो भी उनको नहीं समझा पाता है। तो हरिशंकर परसाई जी ने एक लेख लिखा था। हरिशंकर परसाई जी पहले व्यंग्यकार थे जिनको साहित्यकार का दर्जा भी मिला। उन्होंने लिखा था कि 3 तरह का आत्मबल होता है, शिक्षा का, धन का और बल का, लेकिन एक चौथे तरह का आत्मबल होता है मूर्खता का। तो जिन लोगों को ऐसे मूर्खता का बल होता है वो ईर्ष्या और द्वेष से प्रभावित होकर के आप अगर कुछ सही रास्ते पर उनको ले जाना चाहते हैं तो वो अपने ईर्ष्या द्वेष के कारण स्वयं इस तरह का व्यवहार करते हैं जिससे वो दूसरा रास्ता चुनते हैं। तो वो ऐसे लोग भी हैं, आपने जैसे कहा वो चुन रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये भी कहा है, ये भी प्रमाणिक तथ्य है कि ऐसे लोग जो इस तरह से व्यवहार करते हैं और गलत व्यवहार करते हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। उनको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे आप अच्छा काम करते जाएंगे, खराब काम करने वाले अपने आप नष्ट होते जाएंगे। कल प्रधानमंत्री जी सदन में राज्यसभा में बोले जी, उसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बात का जिक्र किया और उन्होंने वहाँ पे सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने उनको आजाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री। जी जी। सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा में नेताजी को प्रथम प्रधानमंत्री कहना नेहरू जी को डिफेम करने की कोशिश है? क्योंकि लोगों के बीच मान्यता ये है कि इस परिवार को जबरन देश पर थोपा गया है। ये तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रनायक नेताजी ही थे। देखिए, राष्ट्रनायक नेताजी थे और जिस तरह से जो प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया उसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य हैं। उसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य है कि नेताजी ने अपने देश को आज़ाद घोषित कर दिया था और 13 देशों ने ऐसी मान्यता दी थी कि हम भारत को आज़ाद मानते हैं और उसी के कारण नेताजी को प्रधानमंत्री चुना गया था। तो एक तरह से अगर स्वतंत्रता के आंदोलन और उस लड़ाई को देखेंगे तो आपको ये तथ्य है और ये तथ्यात्मक ऐतिहासिक है तथ्य है कि नेताजी को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका जिक्र किया। लेकिन जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है तो नेहरू जी की अगर हम उस बात को ना भी रखें तो भी जो आम लोगों को जानकारी है वो ये है कि जब प्रधानमंत्री चुनने का वक्त आया तो उसमें भी ज़्यादातर लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी ने केवल उनको करके जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये तो बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह से वो समय के लोगों की इच्छा थी, लोगों का मन था, राजनीतिक नेतृत्व था, तो प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनना चाहिए था उस समय में भी। पहले जो वो है वो एक अलग तथ्य है, लेकिन इसमें भी जवाहरलाल नेहरू जी को एक तरह से थोपा गया और थोपने का ही परिणाम ये रहा कि देश को जिस दिशा में ले जाना था उस दिशा में ले जाने में हम सफल नहीं हो पाए और उसके परिणाम स्वरूप हमको इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं इसी के कारण इन लोगों को तकलीफ हो रही है। ये काम ये भी कर सकते थे, जो काम आज हम कर रहे हैं ये भी कर सकते थे। 67 साल पहले वो कर सकते थे। 67 साल उनको सत्ता में ज़्यादातर समय वही लोग रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया। धारा 370 को हम तो 1952 से कह रहे हैं, जब हमको अवसर मिला तो हमने हटाया। भाई अटल जी के समय में हमारी सरकार पूरे बहुमत में नहीं थी, जब हम बहुमत में आए तो हमने ऐसे सब काम किए और उनको करने के लिए हम संकल्पबद्ध थे और वो कोई छुपा हुआ एजेंडा हमारा नहीं। हम तो 1952 से जनसंघ के समय से हमेशा ये बात कहते रहे और ये हम लोग तब भी ये कहते थे। उस समय भी जब ये बात होती थी तो हम लोग मंदिर की भी बात कहते थे। यही लोग कहते थे कि ये लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने तारीख भी बता दी, मंदिर भी बनने लगा। ऐसे ही कृषि कानूनों के लिए आज जो इतना हो रहा है, इतना विवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक विरोध है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी ओपन हो गई और उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का समर्थन करने के नाते ये लोग भी उस साजिश में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो ये और जबकि ये कानून जो बने हैं ये कई प्रदेशों में पहले से लागू हैं और किसी भी पुराने कानून को ये रोक नहीं रहे हैं।
किसान को अधिक स्वतंत्रता देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कृषि बिलों का विरोध करना और ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश है उसका हिस्सा है, उसके साथ जब ये खड़े होते हैं तो इनको अपना 2019 का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। 2019 के घोषणा पत्र में चिदम्बरम जी जिस समिति के अध्यक्ष थे जिसने वो घोषणा पत्र बनाया था, और उस घोषणा पत्र में लगभग ऐसे ही कानून, तीनों कानून ऐसे ही बनाने की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था फसलों के व्यवसाय का अधिकार किसान को मिले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अधिकार मिले, और उसके साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में बनने के बाद बहुत पुराना हो गया, उसमें बदलाव आना चाहिए। हमने तीनों वही किया है। इसमें भी इनको तकलीफ है। इनको तो कायदे से भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो अपने घोषणा पत्र में किए वादे तो पूरे कर रहा है। कांग्रेस ने भी जो वादे किए वो भी हम पूरे कर रहे हैं, फिर भी वो नाराज है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि आपने कहा आप कर नहीं पाए, हम कर रहे हैं, तो वो हो गई कि फूफी नाराज हो जाती है, शादी में नहीं बुलाया। तो वही मैं मतलब बात है, उनको तो कायदे से धन्यवाद हमारा करना चाहिए कि हम आपकी भी जो आपने घोषणा की थी वो भी हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल है सर मेरा, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगले वर्ष आपके राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार अब तक के रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ सत्ता में है, 300 से ज्यादा सीटें हैं। आपको 2022 में कैसी चुनौती मिलने वाली है विपक्ष से, अखिलेश यादव, मायावती या प्रियंका वाड्रा की तरफ? देखिए, वहाँ पर कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियाँ समाप्त हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से विकास के काम किए हैं, कानून व्यवस्था को सुधारा है, और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, कृषि का हो, हर क्षेत्र में इस पैमाने पर काम किया है कि लोगों में बहुत ही संतोष है। और जहाँ तक इन राजनीतिक दलों की बात करें तो प्रियंका वाड्रा को पहले लोग कहते थे कि इनको राहुल गांधी की जगह उतारना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोनिया गांधी बेहतर समझती थी कि उन्होंने राहुल को तरजीह दी सोनिया के समय, वो बातें अब सिद्ध हो गई। तो प्रियंका तो कोई किसी किस्म की कोई चुनौती नहीं है। दूसरा, मायावती जी हैं, मायावती जी का एक समय था, वो समय समाप्त हो रहा है। उनकी पार्टी का जो कैडर है वो अब शेष नहीं बचा है, उनके पास कोई ऐसी सेकंड लाइन नहीं है जो उनके राजनीतिक दल को संभाल सके। और अखिलेश यादव जी तो एक तरह से ऊपर से आए हुए नेता थे। मुलायम सिंह जी वास्तव में ज़मीन के नेता थे, उन्होंने संघर्ष किया था, पार्टी को खड़ा किया था, उनका मैं आज भी सम्मान करता हूँ और वो वास्तव में सम्मान के लायक भी हैं। अगर अब आज उनकी उम्र हो गई, स्थितियाँ हैं, और मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी में वो राजनीतिक परिपक्वता है नहीं कि वो पार्टी को फिर से खड़ा से कर सकें, इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई चुनौती नहीं लगी है। हमको 100% 2022 में हम और अधिक बहुमत लेकर के सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय कुमार मिश्रा टेनी, जिनके साथ हमने लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लागू कराने आज से संबंधित चर्चा की। उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, अपने कार्यों का ब्यौरा दिया। उत्तर प्रदेश में 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने की उम्मीद जताई। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।